बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद अरशद। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमडी कैट फिजिक्स का फास्ट कम्युलेटिव, जिसमें हमारी डिस्कशन होगी टॉपिक 1 टू टॉपिक 4 के एमसीक्यूज। जैसा कि स्टूडेंट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बता चुका हूं कि जब भी आप मेरी वीडियो ये एमसीक्यूज की डिस्कशन की देखें तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करें, उसके एमसीक्यूज सॉल्व करें, फिर आप मेरी डिस्कशन देखें ताकि आपको इस डिस्कशन का सही फायदा हो सके। तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट एमसीक्यू से। फर्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट इसमें ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड मेजर द सेम यूनिट ऑफ फोर्स। हमने इसमें ये देखना है कि कौन सा यूनिट फोर्स के इक्वल है। अगर हम स्टूडेंट इसमें स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट से, फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं एनर्जी ओवर डिस्टेंस। एनर्जी ओवर डिस्टेंस, एनर्जी मीन जाउल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू मीटर। अब फर्दर हम इसको लिख सकते हैं न्यूटन मीटर और डिवाइडेड बाय मीटर, और नेक्स्ट न्यूटन मीटर मीटर से कैंसिल, दिस इज ओनली न्यूटन। अब हमने इसमें ये देखना था कि कौन सा यूनिट फोर्स के यूनिट के इक्वल है, तो ऑब्वियसली इसका ऑप्शन अल्फा होगा। अगर हम बीटा को देखते हैं, एनर्जी ओवर टाइम, स्टूडेंट ये है पावर के इक्वल, तो ये फोर्स के बराबर नहीं हो सकता। एनर्जी इनटू डिस्टेंस, ये भी कुछ और चीज के बराबर है। मोमेंटम इनटू डिस्टेंस, ये भी फोर्स के इक्वल नहीं है। सो ऑप्शन इज दी अल्फा ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 2 की तरफ आते हैं। एमसीक्यू नंबर 2 के अंदर आपको एक डायग्राम दिखाई गई है जिसमें आपको बताया गया है कि 2 ब्लॉक एक्स एंड वाई 2 ब्लॉक हैं और इनके मैसेज m एंड 2m है। इसका स्टूडेंट मैस है m और इसका है 3m है, नॉट 2m, 3m। और टोटल मैस इस सिस्टम का 4m। अब इसकी एक पूरे सिस्टम के ऊपर फोर्स लग रही है F, तो हम इसमें स्टूडेंट एक्सलेरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। पूरे सिस्टम का एक्सलेरेशन कितना होगा, जो कि तमाम पार्टिकल का एक्सलेरेशन सेम होगा, क्योंकि एक्सलेरेशन नेम होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो तमाम के तमाम पार्टिकल्स का या पूरे सिस्टम का या फर्स्ट बॉडी का या सेकंड बॉडी वाई का जो एक्सलेरेशन होगा वो सेम होगा, क्योंकि एक्सलेरेशन जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो एक्सलेरेशन इज इक्वल टू टोटल फोर्स F, इसके ऊपर एक्सर्ट हो रही है। टोटल मैस इसमें स्टूडेंट 4m है। अब हमने नेक्स्ट कैलकुलेट क्या करना है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय x ऑन y। अब फोर्स ऑन y हम कैलकुलेट आसानी के साथ कर सकते हैं। फोर्स ऑन y इज इक्वल टू मैस इनटू एक्सेलरेशन, मैस इनटू एक्सेलरेशन। मैस इसका है स्टूडेंट 3m है, दैट इज अ 3m लिख देंगे, और फोर्स की वैल्यू एक्सेलरेशन की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं F ओवर 4m, जिसमें स्टूडेंट m से कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम बिल्कुल आसानी के साथ इजी वे में लिख सकते हैं 3m ओवर 4। सो ऑप्शन इज दी डेल्टा। अच्छा स्टूडेंट, ये वाला एमसीक्यू इस सेंस में भी हो सकता था कि इसमें x के ऊपर कितना फोर्स लग रही है। x के ऊपर अगर हम फोर्स कैलकुलेट करते तो उसमें हम मैस की जगह पर 3m की जगह m पुट करते, तो फिर हमारा ऑप्शन अल्फा बनना था। तो सो नाउ ऑप्शन इज दी डेल्टा। एमसीक्यू नंबर 3 पर आते हैं। एमसीक्यू नंबर 3 में है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको गिवन है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसको स्टूडेंट हम कहते क्या हैं, ये जो इसका जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा किस चीज की इक्वल होगा, वेलोसिटी की इक्वल होगा। तो ऑब्वियसली जहां पर स्लोप पॉजिटिव होगा वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, स्लोप जीरो होगा वेलोसिटी जीरो होगी, स्लोप जहां पर नेगेटिव होगा तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी। अगर हम स्टूडेंट सी पॉइंट पर देखते हैं तो इस जगह पर स्लोप पॉजिटिव है, इस जगह पर स्लोप पॉजिटिव है, वेलोसिटी इस जगह पर पॉजिटिव होगी। अब इस जगह पर स्लोप जीरो है, इस जगह पर वेलोसिटी जीरो होगी। इस पॉइंट के ऊपर स्लोप नेगेटिव है, डाउनवर्ड आ रहा है, ठीक है, नेगेटिव है तो वेलोसिटी यहाँ पर नेगेटिव होगी। अगेन इस जगह पर स्लोप पॉजिटिव है तो यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। और हमसे ये पूछा गया कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव, तो नेगेटिव वेलोसिटी स्टूडेंट वहीं पर होगी जहां डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप नेगेटिव है। सो ऑप्शन इज दी पॉइंट ई, और ई पॉइंट बनता है ऑप्शन इज दी बीटा। एमसीक्यू नंबर 4 पर आते हैं। एमसीक्यू नंबर 4 है प्रिसाइज मेजरमेंट इज 1। तो प्रिसाइज मेजरमेंट होती है और एक स्टूडेंट एक्यूरेट मेजरमेंट होती है। प्रिसाइज मेजरमेंट वो होगी जहां पर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लेस होगी, और एक्यूरेट मेजरमेंट इज दैट वन वेयर फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इज लेस।
सो प्रिसाइज का पूछा गया है तो लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, सो ऑप्शन इज दी बीटा। एमसी नंबर 4 पर आते हैं। एमसी नंबर 4 में आपको ये बताया जा रहा है कि टू आइडेंटिकल बॉलिंग बॉल्स ए एंड बी are dropped from the rest at the top of tower as shown in the diagram. The ball is dropped 1 second before the ball B is dropped, but the both balls will the same time they strike the ground. Air resistance is neglected. After ball B they drop A strike the ground. Which of the following is true? इसमें हमने स्टूडेंट ये देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। एक चीज आप याद रखें कि एक्सेलरेशन इनका g के इक्वल होगा और g की वैल्यू होती है 9.8। इसका मतलब है कि वेलोसिटी का जो चेंज रेट है वो तमाम पार्टिकल्स का सेम होता है जो डाउनवर्ड मूव करते हैं, लेकिन जो बॉडी पहले ड्रॉप हुआ है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, इसकी वेलोसिटी कम होगी, और इसका जो गेन रेट है वो इससे ज्यादा होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है डिस्टेंस बिटवीन बॉल डिक्रीज। ये तो हो नहीं सकता, डिस्टेंस डिक्रीज नहीं होता, क्योंकि जो नेक्स्ट बॉल है जो पहले ड्रॉप हुई है बॉल, उसकी जो वेलोसिटी का जो चेंज रेट है और पहले का जो चेंज रेट है, पहले वाली बॉल की वेलोसिटी ज्यादा होगी, दूसरे की कम होगी, डिस्टेंस उनका डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा। अच्छा जी, बीटा ऑप्शन की तरफ आ जाए। वेलोसिटी ऑफ ए इज सेम रिस्पेक्ट टू बी, सेम तो हो नहीं सकती क्योंकि बी की ज्यादा होगी और ए की कम होगी। उसके बाद में वेलोसिटी ऑफ ए डिक्रीज रिस्पेक्ट टू बी, डिक्रीज नहीं होती क्योंकि इसकी वेलोसिटी उसके रिस्पेक्ट से इंक्रीज कर रही है। अब उसके बाद डेल्टा ऑप्शन है डिस्टेंस बिटवीन दी बॉल इंक्रीज, उनके दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज करेगा। ये स्टूडेंट बिल्कुल ट्रू ऑप्शन है क्योंकि जो बॉल ए है जो पहले ड्रॉप हुई है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है और जो बाद में ड्रॉप हुई उसकी वेलोसिटी कम है, तो उनके दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, गैप इंक्रीज करेगा। सो ऑप्शन इज दी डेल्टा। एमसीक्यू नंबर 6 में आ जाते हैं। इसमें है कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी इन कुलयन का मीनिंग ये होगा जिसमें टाइम इंटरवल वेरी शॉर्ट हो, और ये है जी एरिया का स्टूडेंट मीनिंग ये होता है, अगर हम इसका एरिया की बात करते हैं, एरिया किस चीज की इक्वल होगा एफ टी ग्राफ, और एफ टी स्टूडेंट किस चीज के बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम के। तो एरिया एफ टी ग्राफ दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, एरिया और उसके बाद चेंज इन मोमेंटम। सो ऑप्शन इज दी बीटा। एमसीक्यू नंबर 7 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें है द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। ये है स्टूडेंट, दिस इज द स्फीयर एंड दिस इज द रेडियस। ये हम इसका रेडियस ट्रीट करेंगे। इसका एरिया स्टूडेंट हम इसको लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। आपको स्टूडेंट यहाँ पर एरिया की वैल्यू गिवन है, एरिया के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, एरिया इज इक्वल टू 4%। अगर एरिया के अंदर 4% है तो रेडियस के अंदर कितना होगी 2 टाइम लेस हो जाएगी और ये हो जाएगी 2%। अब हमने स्टूडेंट कैलकुलेट करना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के अंदर ऑब्वियसली पावर 3 है तो पावर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2% मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी 6% इन दी वॉल्यूम। सो ऑप्शन इज दी चार्ली। एमसीक्यू नंबर 8 में आते हैं। A projectile of mass m is fired with velocity v at point p, its ground at point q. What is the magnitude of change? अब this is the very important point. मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड चेंज इन मोमेंटम। तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, इस जगह पर मैस भी सेम है और इस जगह पर मैस सेम, मैस के अंदर कोई चेंज नहीं आती, स्पीड के अंदर भी कोई चेंज नहीं आती और काइनेटिक एनर्जी के अंदर कोई चेंज नहीं आती एट पॉइंट पी एंड क्यू, क्योंकि दीज आर दी मैग्नीट्यूड। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम की बात करेगा उस मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम में भी कोई चेंज नहीं आएगी, क्योंकि मैग्नीट्यूड में हम स्पीड काउंट करेंगे, मैस में भी कोई चेंज नहीं आ रही, स्पीड में भी कोई चेंज नहीं आ रही। सो इट्स ऑप्शन विल बी दी अल्फा। अगर ये वाला एमसीक्यू स्टूडेंट होता इन टर्म ऑफ मोमेंटम, जस्ट मैग्नीट्यूड की बात नहीं होती, वेक्टर फॉर्म में होता, तो फिर हमने इसको सॉल्व करना था चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एफ इनटू टी। एफ का स्टूडेंट मीनिंग ये होगा कि उसका वेट, क्योंकि बॉडी का वेट एक्ट करता है डाउनवर्ड, तो इसको हम एम और ये जी टाइम ऑफ फ्लाइट 2vi साइन ऑफ थीटा और डिवाइडेड बाय ये जी आ जाएगा। टाइम की हमने वैल्यू पुट कर दी। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर जी को जी से कैंसिल कर देंगे और ये हो जाएगा जी 2 हमने बाहर शिफ्ट कर दिया, उसके बाद m लिख दिया, उसके बाद v लिख दिया और साइन ऑफ 45 जब पुट करेंगे, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/2 अंडर रूट।
इसमें 2 अंडर रूट और 2 अंडर रूट को स्टूडेंट जब हम कैंसिल करेंगे तो ये अंडर रूट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और ये m और ये b आ जाएगा। अगर स्टूडेंट यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात ना होती देन ऑप्शन विल बी दी चार्ली ऑप्शन होता, क्योंकि यहाँ पर जस्ट मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। सो ऑप्शन इज नाउ अल्फा। एमसीक्यू नंबर 8 पर आते हैं, सॉरी एमसीक्यू नंबर 9, टोटल एनर्जी इज कंजर्व। टोटल एनर्जी, इसमें स्टूडेंट अगर इलास्टिक कोलिजन होता तो इसमें हम कहते हैं किनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है। टोटल एनर्जी इलास्टिक में भी कंजर्व होती है, इनइलास्टिक में कंजर्व होती है, तो सो बेस्ट ऑप्शन इज दी ऑल ऑफ कोलिजन। ऑल ऑफ कोलिजन के अंदर टोटल, क्योंकि टोटल का मीनिंग ये होता है कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी डिक्रीज हो रही है, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब है कि उसका जो टोटल होगा वो कांस्टेंट रहेगा। सो ऑप्शन इज दी चार्ली। एमसीक्यू नंबर 10 पर आते हैं, दी क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन स्टूडेंट वो होता है जिसमें कोई साउंड, कोई हीट प्रोड्यूस नहीं होगी। जब नहीं होगी तो मोमेंटम तो वैसे कांस्टेंट रहता है, काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है और टेम्परेचर भी इसका कांस्टेंट रहेगा। बीटा ऑप्शन देखिए, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बट नॉट टेम्परेचर। टेम्परेचर इसका स्टूडेंट कांस्टेंट रहता है, मोमेंटम एंड टेम्परेचर। सो ऑप्शन इज दी अल्फा। Which of the following can be zero when particle in the state of motion? जब कोई पार्टिकल इन द स्टेट ऑफ मोशन होता है तो उसकी ये वाली चीज़ें ज़ीरो हो सकती हैं। नंबर 1, वेलोसिटी ज़ीरो हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है, एक्सरेशन ज़ीरो हो सकता है और फोर्स ज़ीरो हो सकती है। तो इसमें भी यही पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ज़ीरो। तो डिस्टेंस नेवर, स्पीड नेवर, डिस्प्लेसमेंट यस। सो ऑप्शन इज दी चार्ली ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 12 पर आते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी। जो स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है उसका स्लोप इक्वल होता है वेलोसिटी के, तो इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज इक्वल टू वेलोसिटी। अब हम देखते हैं कि इसमें वेलोसिटी कहते हैं जी वेलोसिटी ड्यूरिंग बीसी की बात कर, दिस इज द पॉइंट ऑफ बीसी। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप यहाँ पर 0 है, सो वेलोसिटी विल बी 0। इसमें वेलोसिटी स्टूडेंट इसकी कांस्टेंट होगी, पॉजिटिव होगी, कांस्टेंट होगी, पॉजिटिव होगी। सो ऑप्शन इज दी बीटा। बीसी में स्लोप 0 है, वेलोसिटी 0 होगी। एमसीक्यू नंबर 13 में आते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ concerned the force of interaction between the two bodies. Which are the following statement relate to the third law not correct? कौन सी स्टेटमेंट जो है वो थर्ड लॉ से रिलेटेड करेक्ट नहीं है? नंबर 1 इसकी स्टेटमेंट है जी, नंबर 1 पर है, टू फोर्सेस मस्ट बी एक्ट ऑन द सेम टाइम। बिल्कुल ठीक है। टू फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी, बिल्कुल ठीक है, सेम बॉडी पर नहीं होती, डिफरेंट बॉडी के ऊपर होती हैं। अच्छा दी टू फोर्सेस आर ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन, बिल्कुल ठीक है। टू फोर्सेस आर इक्वल, बिल्कुल ठीक है। अपोजिट ठीक है। बॉडीज आर इन इक्विलिब्रियम, बॉडी इक्विलिब्रियम में होता है, ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है। सो ऑप्शन विल बी दी डेल्टा, क्योंकि हमने स्टेटमेंट कौन सी चूज करनी थी, दैट इज नॉट करेक्ट। क्योंकि जब सेम बॉडी के ऊपर अगर फोर्सेस स्टूडेंट एक्ट करें तो फिर बॉडी इक्विलिब्रियम में हो सकता है। जब बॉडी डिफरेंट होंगे तो उस वक्त बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता अंडर द एक्शन ऑफ टू फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन एक्टिंग ऑन द डिफरेंट बॉडी, तो इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता। सो ऑप्शन इज द डेल्टा। एमसीक्यू नंबर 14, अ ग्राफ ड्रॉन विथ फोर्स अलोंग वाई एक्सिस, फोर्स अलोंग वाई एक्सिस, टाइम अलोंग एक्स एक्सिस। एरिया को स्टूडेंट हम ट्रीट करते होते हैं एफ इंटू टी। एफ इंटू टी इज इक्वल टू इम्पल्स। तो इसमें अल्फा ऑप्शन है मोमेंटम, इम्पल्स स्टूडेंट इक्वल होता है चेंज इन मोमेंटम के। अगर यहाँ पर अल्फा ऑप्शन में चेंज इन मोमेंटम होता तो फिर इसमें हमारा ऑप्शन अल्फा 2 हो सकता था। तो सो ऑप्शन इज दी डेल्टा, क्योंकि एफ इंटू टी का जो एरिया है वो एफ टी इम्पल्स के इक्वल होता है। सो ऑप्शन इज दी डेल्टा। आंसर नंबर 15, एन ऑब्जेक्ट विद कांस्टेंट स्पीड। जब स्पीड कांस्टेंट हो तो इसका मतलब ये है कि नॉट एक्सरेटेड एक्सरेटेड हो सकता है अगर स्पीड कांस्टेंट हो, क्योंकि जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है तो उस वक्त उसका एक्सरेशन होता है। इज ऑलवेज एक्सरेशन, क्या हमेशा होता है? हमेशा नहीं होता, मे बी पॉसिबल। माइट एक्सरेशन, दिस इज द ट्रू ऑप्शन। सो डेल्टा ऑप्शन भी रॉन्ग है, क्योंकि इसमें कहता है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। जब उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट जरूरी नहीं कि ऑलवेज कांस्टेंट हो। सो ऑप्शन विल बी दी चार्ली जी। एमसीक्यू नंबर 16,
A body cover a distance of 5 मीटर along the circular path. सर्कुलर पाथ में स्टूडेंट 5 मीटर का डिस्टेंस ये पार्टिकल को कवर करता है. द रेशियो ऑफ सेमी सर्कल में वो मूव करेगा इस पॉइंट टू दिस इज द वन पॉइंट, दिस इज द अनदर पॉइंट, दिस इज द सेमी सर्कल, दिस इज द सेमी सर्कल, दिस इज द सेमी सर्कल. अब ये 5 मीटर कह रहा है, ये जस्ट स्टूडेंट कंफ्यूजिंग है. इसमें कहते हैं कि रेशियो ऑफ डिस्टेंस क्या बनेगा, रेशियो डिस्टेंस इसका होगा ये ब्लैक वाला, एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट 2r के इक्वल होगा. दिस इज इक्वल टू पाई और ये r. टोटल जो सरकमफ्रेंस होता है पूरा राउंड वो होता है 2πr, उसका हाफ πr और डिस्प्लेसमेंट 2r. तो इसमें स्टूडेंट r को r से कैंसिल कर देंगे तो ये बन जाएगा जी पाई और डिवाइडेड बाई 2. पाई की वैल्यू हम लिखा करते हैं 22 और डिवाइडेड बाय 7. पाई की वैल्यू 3.14 भी लिखते हैं, 22/7 भी लिखते हैं, और इसको 2 ऑलरेडी मौजूद है, 2 से 22 को कैंसिल करेंगे, 11 डिवाइडेड बाय 7. सो ऑप्शन इज दी अल्फा. एमसी नंबर 17 में है दी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 100. तो ये स्टूडेंट जब एंगल होता है 45 डिग्री का, 45 डिग्री के ऊपर इसमें पहला पॉइंट तो हम ये नोट करते हैं इस वक्त रेंज प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम होती है. दूसरी इंफॉर्मेशन ये होती है कि जो मैक्सिमम रेंज है और हाइट के दरमियान रिलेशन ये दिस वन होता है. अब इसका मतलब ये है कि जब एंगल 45 होगा उस वक्त रेंज अगर 100 है तो हाइट उसकी 25 होगी, अगर रेंज उसकी 400 है तो हाइट उसकी 100 होगी. यानी रेंज हाइट से 4 टाइम ग्रेटर होती है व्हेन एंगल इज 45. अगर यहाँ पर स्टूडेंट आपको बताया गया कि उसकी जो रेंज है वो है 100, तो आपने हाइट कैलकुलेट करना है. तो सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे एज इज इक्वल टू 25 मीटर. सो ऑप्शन इज दी चार्ली. एमसी नंबर 18 में आपको प्रोजेक्टाइल का एक पैराबोलिक पाथ दिखाया गया. इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड from point P and follow the parabolic path in which highest point T. The vertical component of acceleration कौन सा होगा, G होगा. क्या G इस पॉइंट पर इसकी वैल्यू हम अगर कहते हैं कि 9.8 है तो ऊपर जाकर इसकी कम हो जाती है? बिल्कुल नहीं, वैल्यू ऑफ G कांस्टेंट रहती है. तो सो इसका ऑप्शन होगा सेम एट पॉइंट P एंड T. ऑप्शन इज दी डेल्टा. हाँ स्टूडेंट, अगर इसमें आपको वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कहता तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी P पॉइंट पर और T पॉइंट पर डिफरेंट होता, P पर ज्यादा होता और T पर लेस होता. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वो भी थ्रू आउट सेम रहेगा. अगर जस्ट वेलोसिटी पूछता तब भी हम कहते हैं कि P पॉइंट पर ज्यादा और T पॉइंट पर लेस होता. ठीक है, इस वक्त हमारा ऑप्शन डेल्टा है. 19 टू कार्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन. रिलेटिव वेलोसिटी इनकी क्या होगी, एक कार स्टूडेंट मूव कर रही है इस डायरेक्शन में और एक कार मूव कर रही है इस डायरेक्शन में. वेलोसिटी इसकी v, वेलोसिटी इनकी v. रिलेटिव वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में हम उनकी ऐड कर देते हैं 2v. अगर सेम डायरेक्शन में होती, सेम मैग्नीट्यूड होती, फिर ऑप्शन हमारा अल्फा बनना था, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन की वजह से दोनों वेलोसिटीज ऐड कर देंगे. सो ऑप्शन इज दी डेल्टा. एमसीक्यू नंबर 20 की तरफ मूव करते हैं. The displacement of a particle 0. जब displacement of the particle 0 होता है, displacement is equal to 0, तो इसका मीनिंग क्या होगा? इसका स्टूडेंट मीनिंग ये होगा कि उसका डिस्टेंस जरूरी नहीं कि 0 हो. जब डिस्टेंस 0 होता है तो वो 100% उसका डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 होती है. जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो तो उसका डिस्टेंस 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. इसमें पहले नंबर पर कहते हैं मस्ट बी 0, बिल्कुल नहीं. नेगेटिव होता है, बिल्कुल नहीं. डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता. कैन नॉट बी 0, कैन नॉट जरूरी नहीं कि 0 हो भी सकता है. 0 अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो डिस्टेंस भी 0 होगा. सो ये भी जरूरी नहीं है. कहते हैं मे और मे नॉट बी 0. दिस इज द बेस्ट ऑप्शन. उसका 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. ओके जनाब, ऑप्शन इज द डेल्टा. एमसीक्यू नंबर 21 अ ट्रेन इज मूविंग टुवर्ड ईस्ट. तो सबसे पहले हम डायरेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. ट्रेन मूव कर रही है टुवर्ड ईस्ट. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट. स्पीड है इसकी 5 मीटर पर सेकेंड. एक बुलेट फायर की गई है इसके अपोजिट डायरेक्शन में और इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड.
और उसके बाद टाइम ऑफ क्रॉसिंग 8 सेकेंड। हमने स्टूडेंट इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है। लेंथ कैलकुलेट करने से पहले हम इसकी रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शन 5 + 10 15 एंड लेंथ इज इक्वल टू डिस्टेंस यानी s इज इक्वल टू vt। तो दिस विल बी 15 मल्टीप्लाइड बाय 8, आंसर विल बी 120। सो ऑप्शन इज दी अल्फा। 22 में है दी प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया पोजेस्ड बाय मूविंग बॉडीज का होता है, क्योंकि स्टूडेंट जो इनर्शिया होता है इसका ताल्लुक जस्ट एंड जस्ट मैस के साथ है। मैस ज्यादा इनर्शिया ज्यादा, मैस लेस इनर्शिया मूविंग बॉडी के साथ है, बिल्कुल भी नहीं है। ऑल बॉडीज इन नेचर, ठीक है। उसके बाद स्टेशनरी बॉडी, बिल्कुल नहीं। ऑल दी बॉडीज ओनली एन अर्थ, बिल्कुल नहीं। कोई भी बॉडी होगा चाहे किसी भी जगह पर है, नेचर में है, तो चाहे वो जमीन पर है या किसी और प्लैनेट्स के ऊपर है, तो उसका ताल्लुक जो है वो मैस के साथ होता है। सो ऑप्शन इज दी बीटा। 23 विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द जियोस्टेशनरी ऑर्बिट इज फॉल्स। कौन स्टेटमेंट फॉल्स है? नंबर 1 स्टेटमेंट, ऑल जियोस्टेशनरी मस्ट बी डायरेक्टली अबव द इक्वेटर, बिल्कुल ठीक है, स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ऑल द सैटेलाइट जियोस्टेशनरी ऑर्बिट मस्ट हैव द सेम मैस होना कोई जरूरी नहीं है। चार्ली ऑप्शन, पीरियड ऑफ द जियोस्टेशनरी ऑर्बिट 24, बिल्कुल ठीक है। देयर इज ओनली वन पॉसिबल रेडियस, यस वन पॉसिबल रेडियस होता है, हर रेडियस इसके लिए पॉसिबल नहीं होता। स्पेसिफिक रेडियस होता है जिसमें उसका टाइम 24 आवर होता है और उसकी मोशन सिंक्रोनाइज होती है। सो ऑप्शन इज दी बीटा, क्योंकि हमने फॉल्स स्टेटमेंट चूज करनी थी। नेक्स्ट जनाब 24 में, इफ द डिस्टेंस इज प्लॉटेड अलोंग एक्स एक्सिस, ग्राफ हमने ड्रा करना है जी, दिस इज द एक्स अलॉन्ग वाई। काइनेटिक एनर्जी हो सकती है या वर्क हो सकता है, सेम चीज है। उसके बाद स्लोप, इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, इस ग्राफ का जो स्लोप किसके बराबर होता है? यानी दिस वन ओवर दिस वन, रेशो, यानी वर्क ओवर डिस्टेंस। इसको हम लिख सकते हैं f इंटू डिस्टेंस और डिवाइडेड बाई x, तो ये f के इक्वल आ गया इसका स्लोप। आगे नेक्स्ट क्या है? प्रोपोर्शनल टू, इसका मतलब है इसका स्लोप क्या है? इसका स्लोप है f किस चीज के प्रोपोर्शनल होता है? एक्सलेरेशन के प्रोपोर्शनल होता है। सो ऑप्शन विल बी डिस्टेंस, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, एक्सलेरेशन, डेल्टा इज द ऑप्शन। आंसर नंबर 25 में है, अ स्टूडेंट अटेम्प्ट टू मेजर द डायमीटर ऑफ स्टील बॉल by using the meter rod to measure 4 ball row. The student estimate the position of the meter rod as this one. इसमें आपको ये बताया गया है कि इस जगह पर पोजीशन this one है और इस जगह पर पोजीशन this one है। अब यहाँ पर लिखते हैं कि टोटल क्या होगा? डायमीटर ऑफ 4 बॉल्स, 4 का कितना होगा? 4 का स्टूडेंट होगा 5 प्लस माइनस 0.2 माइनस कर देंगे 1.0 प्लस माइनस 0.2। अब आपको पता है जब सब्ट्रैक्शन होती है या एडिशन होती है उसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को हम ऐड कर देते हैं। तो 4 बॉल्स का डायमीटर 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4.0 प्लस माइनस 4, दिस विल बी सेंटीमीटर। और ये है स्टूडेंट 4 का। अगर हम इसमें कैलकुलेट करते हैं 1 का, तो 1 का क्या होगा? इसमें 1 डायमीटर ऑफ 1 के डायमीटर को स्टूडेंट हम डिवाइड कर देंगे, तो ये जब डिवाइड करेंगे 4 से तो ये आ जाएगा 4 को जब डिवाइड करेंगे, सो ऑप्शन विल बी दी 1.0 प्लस माइनस, और ये भी आ जाएगा दिस इज इक्वल टू, ये 0.4 था और ये 0.1, दिस इज दी सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन बीटा। आंसर नंबर 26 में आते हैं। 26 में 2 बॉल्स ए एंड बी हैविंग द मैसेज रेशियो। मैसेज रेशियो स्टूडेंट इसकी है जी, मैस की रेशियो 1:4, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी की रेशियो 4:1, रेशियो ऑफ द लीनियर मोमेंटम का फार्मूला इन टर्म ऑफ मैस एंड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के लिए मैं K यूज कर रहा हूं, तो दिस वन इज इक्वल टू P1 ओवर P2 इज इक्वल टू M1 ओवर M2 अंडर रूट, नेक्स्ट K1 ओवर K2 अंडर रूट। आप स्टूडेंट इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे मैथ की वैल्यू पुट कर देंगे 1/4 अंडर रूट,
और इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे 4/1 अंडर रूट, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 1:1। सो ऑप्शन इज द बीटा। नेक्स्ट MCQ 27, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द जाउल। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखेंगे जाउल की वैल्यू किस फॉर्म में गिवन, कोई फैरेड कोई कूलम का चक्कर है, न्यूटन मीटर का चक्कर नहीं है। अगर हम इस चीज को सोचें ये चीजें कहाँ पर हैं, कैपेसिटर के एनर्जी के फार्मूले हैं 1/2 Q × V। नेक्स्ट फार्मूला है 1/2 CV²। नेक्स्ट फार्मूला है 1/2 Q का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय C। तो इस जगह से अगर हम स्टूडेंट इसको लिखते हैं, अगर इस जगह से हम इनको कंपैरिजन करते हैं तो जाउल किसके बराबर, इस जगह पर अगर हम देखें जाउल किसके बराबर आ जाएगा, इस जगह पर आ जाएगा जी कूलम × वोल्ट, इस जगह पर फैरेड, दिस वन इज इक्वल टू फैरेड और उसके बाद वोल्ट का स्क्वायर, और इस जगह पर कूलम का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय फैरेड। तो ऑप्शन इज दी अल्फा ऑप्शन। उसके बाद 28 में आ जाए। 28 में कहते हैं जी इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और आपने कैलकुलेट करना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है और उसके बाद डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। कहाँ तक, इसमें लिमिट है फर्स्ट 4 सेकेंड। फर्स्ट 4 सेकेंड का स्टूडेंट मीनिंग ये होगा इस पॉइंट तक। इसमें बेस्ट भी ये होता है कि एक बॉक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। इसमें ये है 2 और ये है 2, तो 2 2s are 4, 2 2s are 4 और 2 2s are 4। तो स्टूडेंट इसमें ये होता है कि जब हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं तो ऊपर वाला जो बॉक्स होता है उसको पॉजिटिव लेते हैं, नीचे वाले को हम नेगेटिव लेते हैं। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ये +8 और -2, +4, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। जब हम उसका डिस्टेंस लेंगे तो तमाम को तमाम ऐड कर दें 4 4 4, तो दिस विल बी द 12। तो हमने तरतीब क्या है, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, तो 4 and 12, so option is the Charlie। second last MCQ, if the distance is plot along x-axis, distance को अगर हम प्लॉट कर देते हैं along x-axis, this is the x-axis distance, इसको हम d कह देते हैं, this is the d and energy, kinetic energy या वर्क। देन स्लोप, इसका स्लोप किस चीज़ के इक्वल होगा, स्लोप, इस ग्राफ का स्लोप ये हो जाएगा स्टूडेंट वर्क ओवर डिस्प्लेसमेंट, F × D ओवर F, F से कैंसल, सॉरी नीचे D हम लिखेंगे, दिस इज द D से कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू F। तो ये है डिस्टेंस के इक्वल है, वेलोसिटी के इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी के या फोर्स के। सो ऑप्शन इज द फोर्स, डेल्टा इज द ऑप्शन। लास्ट एमसीक्यू स्टूडेंट इसको तवज्जो से अंडरस्टैंड करना है। इसमें आपको एक डायग्राम गिवन है और इसमें बताया कि इसकी लेंथ कितनी है। लेंथ है जनाब इसकी 1.2, इसकी लेंथ है जी सॉरी 2.4 है टोटल लेंथ इसकी मिड तक, क्योंकि इसको पिवट किया गया मिड पॉइंट तक, तो इसका मिड पॉइंट ये इसका मिड पॉइंट बन रहा है। इसकी स्टूडेंट वैल्यू बन जाएगी 1.2 और सेकंड साइड की लेंथ भी 1.2। अब उसके बाद ये पिवटेड पॉइंट है और ये डिस्टेंस 1.2 और 0.4, तो ये हो जाएगा माइनस कर देंगे ये 0.8 और ये डिस्टेंस स्टूडेंट बन जाएगा 1.2 0.8, तो ये बन जाएगा 0.4। अब इसमें कहा गया है कि टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम में मेंटेन करने के लिए कपल इज अप्लाइड टू द बार, व्हाट इज द टार्क एंड डायरेक्शन, टार्क की मैग्नीट्यूड भी बतानी है और डायरेक्शन बतानी है इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए। इसका मतलब है कि दोनों टार्क इसके इक्वल नहीं है, एक टार्क की वैल्यू ज्यादा है, एक टार्क की वैल्यू कम है। तो सबसे पहले हम इसमें एंटी क्लॉकवाइज टार्क निकालते हैं, ये वाली साइड एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज टार्क इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाइड बाय 0.8। इसको स्टूडेंट अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे 8 2s are 16, तो ये 160 न्यूटन मीटर आ जाएगा टार्क क्लॉकवाइज। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 300 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.4 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 120 न्यूटन मीटर। अब नेट टार्क कितना आ जाएगा, नेट कौन सा ज्यादा है, नेट स्टूडेंट एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा है, तो ये 160 ये आ जाएगा 40
तो ये बन जाएगा न्यूटन मीटर और ये बन जाएगा जी एंटी और ये क्लॉक और ये वाइज। अगर अब ये है पॉइंट, अगर यहां पर हमें पूछा जाता है कि इसमें नेट टार्क कैलकुलेट करें तो आंसर होना था 40 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉक वाइज। इसका मतलब एंटी क्लॉक वाइज रोटेट करना चाहता है, हमने इसकी रोटेशन को रोकना है, तो इसका मतलब है इक्वल एंड अपोजिट टार्क अप्लाई करना पड़ेगा। सो ऑप्शन विल बी टार्क फॉर इक्विलिब्रियम इक्वल एंड अपोजिट 40 न्यूटन मीटर and this will be clockwise. So option will be the alpha option. ये थी स्टूडेंट हमारी फर्स्ट कम्युलेटिव फिजिक्स एमडी कैट की डिस्कशन। अगर आपको इसमें किसी जगह पर भी कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, तो हमें कमेंट सेक्शन के अंदर आप लाजमी बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।